नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत कमिटमेंट रहता है इस वजह से। और आज का P&L ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट वही आपको 15.5 के आसपास का लगभग दिखाई पड़ रहा है। इसमें डिविडेंड वगैरह अगर जोड़ देते हैं तो ये तो सिचुएशन है अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आसपास की। और ऐसा जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों के साथ में जो डिस्कस किया कि बहुत बार बोला, मैंने बोला ना, फिक्स रूल नहीं होता है। आपको जैसे जैसे अपने आगे की रणनीति दिखाई पड़ती रहती है, समझते रहते हैं, तो उस हिसाब से डिसीजंस भी बदलते रहते हैं। और आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजंस लेने लेने भी चाहिए, लेने भी पड़ते हैं। और ज़्यादातर जो अब मैं अपनी बात शेयर करता हूँ तो वो मैं अभी तो कम है, लेकिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे कहीं कोई चार्जेस नहीं है, बट वहाँ पे देने की कोशिश रहती है। और आने वाले समय में तो धीरे धीरे करके और भी मतलब अपनी बातों को बोलूँगा और दिखाऊंगा कि भाई क्या किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं। रिकमेंडेशन किसी भी चीज़ का नहीं होगा। तो ये तो आपने देख लिया कि जो चीज़ें मार्केट के हाल है। अब ये एक चीज़ तो क्लियर थी, जिस तरह का मैंने कल का वीडियो बनाया था वहाँ पे ये बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए अमेरिका के द्वारा जो चीज़ें कही जा रही हैं ट्रुथ के थ्रू, मतलब एक तरफ से डील भी चल रही है, दोस्त भी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ प्रेशर भी बनाने की कोशिश की जा रही है, खुद भी प्रेशर बना रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू भी, यूरोपियन यूनियन के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब जहाँ भी घेर सकते हैं वो सब चीज़ें चलती हैं। रीज़न है कि भाई आप रशिया को अवॉइड करिए, चाहे आप उनसे सस्ता तेल खरीद रहे हो, चाहे जो, कुल मिला के बात वही है कि अगर रशिया डायरेक्टली उनकी बात को नहीं मान रहा है तो रशिया पे दबाव बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके साथ में व्यापारिक साझेदार हैं या रणनीतिक साझेदार हैं, वहाँ पे उनको कमज़ोर कैसे किया जाए, उनको कैसे काटा जाए, सो दैट उसे अलग थलग करके बात ध्येय ये बनाया गया कि यूक्रेन युद्ध को जो है कह सकते हैं कि विराम देने के लिए, सो दैट उसका क्रेडिट भी मिले और चीज़ें भी हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में भी अपनी बात को, वक्तव्य को रखा, तो वो बातें भी आज की डेज़ में चीज़ें जाती हैं, तो वहाँ भी मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी कि भाई जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया पाकिस्तान के युद्ध को विराम देने के लिए अमेरिका की तरफ से क्या क्या उन्होंने किस तरह की चीज़ें की गई और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए और किस तरह से हमने उस चीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड किया, तो वो जग जाहिर लेवल पे नहीं आने देना चाह रहे थे। चीज़ें उस तरह से भी हैं कि आप उनको जो है फूफा जी क्यों नहीं मान रहे हो, सिंपल सी बात है, वर्ड बड़ा बात कही जाए तो अब इसके चलते कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, दबाव बनाने की कोशिश है, रणनीतिक तरीके से जो है प्रेशर क्रिएट करने की चीज़ें हैं। तो उसका असर, जो कि अभी टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करी जाए कि जिस तरह से 25% टैरिफ की बात करी गई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कुछ है, हिसाब किताब है, तो उन सब चीज़ों पे बात करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ पे मतलब कि इंडिया किस करवट बैठ रहा है, इंडिया की अर्थव्यवस्था पे, चीज़ों पे कहाँ असर बैठेगा। जो एक तरफ को उनका डेलीगेशन भी अगस्त में आ रहा है और 1 अगस्त यानी कल से जो है 25% टैरिफ भी लगा दिया जाएगा इंडिया पे, और कुछ जुर्माना भी लगाने की बात कही है कि आपने वहाँ से तेल खरीद रहे हो उसकी वजह से। लेकिन हालांकि इंडिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है और वो अपने मौन तरीके से अपने स्टेप्स को, जहाँ फ़ायदा होगा उस हिसाब से स्टेप्स लिए। और अभी जो अपनी गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो कह सकते हैं पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने स्टेक्स को लेना पिछले 1 हफ्ते से कम भी कर दिया है। अब ये कहा जाए कि इसमें दबाव अमेरिका के चलते हुआ है, तो कम्प्लीटली दबाव भी कहना सही नहीं होगा और ये भी डिनाई करना सही नहीं होगा कि हाँ भाई उनके कोई बात नहीं। भाई इंडिया का सोचने का, जो जहाँ तक हम अपना वक्तव्य को समझ पा रहे हैं, जो चीज़ें एनालिसिस करके बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद जो समझ में निकल के आता है, जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप भी अपने कमेंट्स में चीज़ों को बताइएगा, तो वहाँ पे मुझे एक समझ में आती कि रणनीति इस बात पे है कि भाई हमारा फ़ायदा किधर को है। हम आपके दबाव में भी नहीं आएंगे और आपके साथ व्यापार भी करना चाहते हैं और आपके तरह से मतलब निगोशिएशंस टेबल पे बात होगी, ठीक है। ऐसे जो है सोशल मीडिया लेवल पे चीज़ों को डिक्लेयर कर देने से कि भाई एक तरफ को हमारे साथ निगोशिएशंस चल रहे हैं, दूसरी तरफ की भाई ठीक है इंडिया के साथ में ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर, देखो हमारा अपना तरीका है, हमारा
यूएसए से सॉरी रशिया से जो अभी इंपोर्ट था तेल का, उसमें जो हमें डिस्काउंट मिल रहा था, उस डिस्काउंट में भी कमी आ गई है पहले के कंपैरिजन में। तो एक वो वजह, दूसरी वजह कि जो यूएसए का प्रेशर है, तो यूएसए कह रहा है कि अगर आपने इन सब चीज़ों पे कमी नहीं की तो हम आपके साथ में चीज़ें मतलब पेनल्टी भी देखो हम लगा ही रहे हैं, निगोशिएशन हमारे आपके साथ टैरिफ का चल ही रहा है, हम और भी इससे सपोर्टिंग कंट्री के साथ टैरिफ लगाएंगे। देखो दोस्ती अपनी जगह पे सब कुछ है, व्यापार अपनी जगह पे है। रशिया के साथ जो दोस्ती है वो अटूट है, भयंकर है। रशिया भी कहने की ज़रूरत नहीं है इंडिया के साथ में, और इंडिया को रशिया के साथ में खड़े होने के लिए, भले ही चाइना भी बीच में आता है तब भी आप जानते हो कि रशिया भारत का मित्र, एक कह सकते हैं कि विश्वासी मित्र हमेशा से बना रहा है, हिस्ट्री रही है इस बात की। और यूएसए डिप्लोमेसी लेवल पे हमेशा रहा है, इन सब चीज़ों को पढ़ोगे समझोगे तो जानोगे, ठीक है। तो वहाँ पे अब इंडिया, और जहाँ तक व्यापार की बात आई तो व्यापार में जैसे डिस्काउंट जो मिल रहा था हमें ऑयल में, भाई उनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने डिस्काउंट ज़्यादा दिया, हमने उसका फ़ायदा उठाया। हमारे ऊपर भी तब भी प्रेशर बनाया गया था कि भाई ठीक है आप वहाँ से मत करो, आप एक तरह से फाइनेंस कर रहे हो रशिया को टुवर्ड्स द वॉर ऑफ द फॉर द दिस यूक्रेन। अरे तो आप भी तो दे रहे हो, आप भी अपने वेपन्स को दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, नाटो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बात किस बात पे क्लैश था? क्लैश इस बात पे था कि भाई यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नाटो फोर्सेस। भाई वो अपने दरवाजे तक, रशिया अपने दरवाजे तक नाटो फोर्सेस को नहीं आने देना चाह रहा था। सिंपल सी बात है, यूरोपियन यूनियन जो नाटो फोर्सेस अपना बनाए हुए हैं उसके पीछे का रीज़न ये था कि भाई रशिया को कमज़ोर करना, अलग थलग करना, जहां यूएसए अपनी जगह से चीज़ों को कर रहा था तो यूरोपियन यूनियन के थ्रू तो वो नहीं चाह रहा था कि भाई आप एक बैरियर, आप हमारे एक पार्ट थे, लेकिन आज चलो एक संप्रभु एक कंट्री बने हुए, लेकिन नाटो को ज्वाइन करने का रीज़न नहीं समझ, मैं अपने दरवाजे तक नाटो को नहीं आने देना चाहता। तो वो एक क्लैशेज है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बातें थी, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप क्यों फाइनेंस किए पड़े हो? आज अगर यूक्रेन को फाइनेंस नहीं करोगे तो रशिया तो कल को दबा देगा, तुरंत दबा देगा। 4 साल से ये युद्ध चल रहा है जो कि ना चलता। तो अगर युद्ध को विराम देने की बात आती है, अब आपको ये लगता है कि ठीक है इसमें एक कमज़ोर कंट्री है यूक्रेन, तो उसको रशिया 2 मिनट में ख़त्म कर सकता है और उसको कैप्चर कर सकता है, तो वो पहले भी कह सकते हैं रशिया का था। अब वहाँ पे अगर रशिया उसको कैप्चर करता, कुछ करता है, तो भाई वो उसके संप्रभु में आ जाएगा ना। आपको किस बात की चिंता है? आप क्योंकि आप दबाव बनाना चाहते हो रशिया के ऊपर, ठीक है। तो आप उसको ठीक है सिंपल सी बोलो कि भैया नाटो में, आप ही कह देते कि भाई मैं, यूक्रेन ने जो रिक्वेस्ट की नाटो फोर्सेस से कि भैया हमें नाटो में ज्वाइन कर लो, हमें डर लगता है रशिया से या जो भी बातें हैं, ठीक है। आप क्यों अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हो? आप भी तो एक्सपेंड कर रहे हो। आपका यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज थी उतने तक सीमित रहते, आप यूक्रेन के रिक्वेस्ट पे आप वहाँ पे क्यों बढ़ना चाहते हो? भाई ठीक है हम आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो यूक्रेन बोलता है कि नहीं भैया हम सेफ नहीं फील करते हैं वहाँ पे अगर रशिया के थ्रू। तो भाई रशिया कोई कैप्चर थोड़ी ना, भाई थोड़ा बहुत चलो कर भी रहा था या जो भी कर रहा था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है कि आप वहाँ पे बढ़ रहे। तो ये क्लैशेस तो उसकी वजह से भी हैं। आप सिंपल एक स्टेटमेंट देते कि यस वी आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन यूक्रेन इन नाटो फोर्सेस इन फ्यूचर, सिंपल सी बात, एक डेलीगेशन देते, रशिया का कोई मतलब ही नहीं था अटैक करने का। तो आप भी तो ये तो भाई आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं खींचना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आज भी अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो भारत अपने तरह से रणनीतिक तरीके से सोच रहा है, भाई हमें तेल का इम्पोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए, भाई हमें जहाँ सस्ता मिलेगा डेफिनेटली हमारा फ़ायदा होगा। अब अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई अगर रशिया ने डिस्काउंट थोड़ा हमें कम कर दिया है जो जितना पहले था, तो हमारी जो, और दूसरा जो यूएसए का प्रेशर है, भाई यूएसए का प्रेशर किस बात पे कि जो अभी हमारी डील होने जा रही है, जो हमारे ऊपर टैरिफ्स की बात है या चीज़ें हैं, अगर हम उन कैलकुलेशंस में कहीं महंगा बैठ रहा है हमें, तो हम वो भी कैलकुलेट करें, क्योंकि रशिया ने भी तो हमें डिस्काउंट थोड़ा कम कर दिया ना। दोस्ती अपनी जगह पे है, व्यापार अपनी जगह पे है, ठीक है। तो हमारी कुछ जो कह सकते हैं कि पेट्रोलियम वाली कंपनी से उन्होंने देखो हमें तो क्रूड ऑयल चाहिए ही चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी नीड है, हमारी अर्थव्यवस्था की नीड है। तो हमने थोड़ा रुख कर लिया किस तरफ को, भाई मिडिल ईस्ट की तरफ कर लिया, देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ कर लिया कि वहाँ से हम तेल इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर हमने रशिया से कम किया, यूएसए चाहता कि आप हम पे आए, अरे आप भी दीजिए डिस्काउंट, देखो क्यों नहीं आता आपकी तरफ से। लेकिन भाई ये भी चित भी अपनी पट भी अपनी, वो वाली बात आती है यूएसए की। तो और एक तरह से बड़े होने का जो गुमान है वो कि भाई हम टैरिफ लगा देंगे, ये करें, बड़ी इकोनॉमी है, कंज्यूम करती है, महंगा खरीदती है, सब चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें भी भाई ठीक है आप कर सकते हो, आप चाइना के साथ में क्लैशेस कर रहे हो, आप इंडिया के साथ, इंडिया अपने आप में संप्रभु है,
अपने तरीके से अपने फ़ायदे की डील हमेशा ही सोचेगा, क्योंकि हमारा राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। तो वो सब चीज़ें नहीं हैं। आगे बात करेंगे, ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को, अच्छा एक इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल डिस्कस कर दूं कि तो अब ये था कि भाई फ्यूचर ऑप्शंस वाले, और ये सबको पता था कल जब उन्होंने ये ट्रुथ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो कह सकते हैं ट्रंप साहब ने डिक्लेयर किया कि भाई हमारा दोस्त है भारत, बट ये सब चीज़ें, ये सब मैंने कल के वीडियो में कवर करी थी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये आइडिया था ही कि मार्केट में गिरावट फॉरेन इन्वेस्टर के थ्रू या जो भी हो, मार्केट में गिरावट आने की संभावना पूरी पूरी है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारी फ्यूचर ऑप्शन शॉर्ट करके बैठे होंगे, इंट्राडे के वाले बैठे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, और मार्केट ने अपना रंग दिखाया भी, जो कि हमें लगता था कि ये होगा ही होगा, और वही हुआ कि मार्केट खुला तो गिरावट में काफ़ी नीचे तक गया। उसके बाद में मार्केट पॉजिटिव में, मतलब मार्केट में आप इंडेक्स वाइज तो आप देखोगे कि रेड में है, बट प्रैक्टिकली जस्ट शेयर्स जो है वो उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक किया और ग्रीन में क्लोज हुआ मेरा पोर्टफोलियो। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी मार्केट को जज करने की कोशिश मत करो, इसको उसी तरह से लीजिए, एनालिसिस कीजिए, समझिए कि मान लो जैसे बहुत सारे देवी देवता हैं, भाई मान के चलो हनुमान जी में ज़्यादा पावर है, शंकर जी में ज़्यादा पावर है, राम जी में ज़्यादा पावर है, कृष्ण जी में ज़्यादा पावर है, या किस में अल्लाह जी में पावर है, या जो कह सकते हो कि क्रिसमस उसमें जो पावर, भाई देखो सब एक ही रूप है। आपको ये जज करना है कि किसके फंडामेंटल पैरामीटर्स ज़्यादा सही हैं, ईमानदारी से हैं, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा, आपको कंपनी पे भरोसा करके आगे बढ़ना है वैल्यूशन वाइज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको, और वहाँ पे मार्केट ने चित किया इस तरह के लोगों को जो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में रहे। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताया। अब आज इन्होंने फिर एक बयान दिया जहाँ पे ये काफ़ी प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो ट्रुथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके थ्रू इन्होंने जो है लिखा है कि ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताया, रूस का नाम लेकर जमकर सुनाया। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी पहले ही खत्म अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ और गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उन्हें टैरिफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका टैरिफ बहुत ज़्यादा है, ये उन्होंने अपना रीज़न बताया। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस को भी धमका रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करार दिया, साथ ही संकेत दिए हैं कि अमेरिका अब रूस और भारत के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं करना चाहता। अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमेरिका अब रूस और भारत के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं करना चाहता। भाई चाइना के साथ करोगे? भाई आप जहाँ पे डेवलपिंग हिसाब किताब है वहाँ तो आपको समझ के ही चलना पड़ेगा। खास बात यह है कि यहाँ पे चीन को क्यों नहीं लपेटा आपने? चीन कल के वाले उसमें तो बोला है, ठीक है, लेकिन जाओगे कहाँ? खास बात है कि रूस के साथ तेल खरीदने के चलते अमेरिका ने भारत पर जुर्माना भी लगाया है। भैया ये क्या बात हुई? ठीक है, ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। अभी जैसे मान के चलो ईरान की बात थी, ईरान से तेल खरीदा जाता, तो ईरान भी पसंद नहीं आपको, ठीक है, वहाँ के पे भी आपको चीज़ें अलग दिखाई पड़ती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो जितना अभी ईरान को भी इन्होंने दबाने की कोशिश करी। देखो सही और गलत अलग बात होती है, लेकिन देश अपने हित के हिसाब से सोचता है, ठीक है। हमारा आपका बहुत अच्छा दोस्त है यूक्रेन ना सॉरी दिस वन कह सकते हैं इज़राइल, ठीक है, हमारे बहुत तगड़ा मित्र है वो इज़राइल, ठीक है, और रशिया। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब तो चीज़ें चलती रहती जो कूटनीतिक मोर्चे पे। तो इन्होंने लिखा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी पहले ही ख़त्म अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ और गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक है। वैसे ही रूस और अमेरिका ना के बराबर व्यापार करते हैं। मतलब रूस के साथ भी इनका व्यापार बहुत कम बोला गया है इन्होंने। इसे ऐसा ही रहने देते हैं, बोले इसे ऐसे ही रहने देते हैं उन्होंने कहा। और रूस के असफल राष्ट्रपति मेवदेव को जाकर बोल दो कि जरा संभल कर बात करें, वह बहुत ही खतरनाक इलाके में दाखिल हो रहे हैं। दरअसल हाल ही में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेवदेव ने चेतावनी दी थी कि रूस के साथ वॉशिंगटन डीसी का खेल युद्ध का कारण बन सकता है, ठीक है। तो इन्हें मिर्ची लग गई। भारत पर क्यों जुर्माना लगाने का रीज़न, ट्रंप ने पहले व्हाइट हाउस में कहा, हम अभी बातचीत कर रहे हैं
और इसमें ब्रिक्स का मसला भी शामिल है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स मूलतः अमेरिकी विरोधी देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। यह अमेरिका मुद्रा पर हमला है और हम किसी को भी ऐसा नहीं करने देंगे। जैसे कि अभी जो कह सकते हैं डील इंडिया और रशिया के बीच में होती है तेल को लेके, वहाँ पे उन्होंने डॉलर को अवॉइड कर दिया, बोले हम रूबल और रुपी में कन्वर्ट मतलब सीधा बात करें, हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे इनको झटका लगता है। तो ये सब चीज़ों पे ये हमेशा मिर्ची लगती है और लगनी भी चाहिए। तो मसला भी शामिल है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स मूलतः अमेरिका विरोधी देशों का एक समूह है और भारत इसका सदस्य है। यह अमेरिका मुद्रा पर हमला है और हम किसी को भी ऐसा नहीं करने देंगे। ट्रंप ने बुधवार को 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ शुल्क लगाने का घोषणा की है। राष्ट्रपति ने इसके साथ ही रूसी कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद पर एक अनिर्दिष्ट जुर्माना भी लगाने की घोषणा की। अब देखो दूसरी मिर्ची ये है कि भाई उन्होंने ऑफर किया कि इंडिया को हम अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दे सकते हैं, भाई बेचने की बात है, इंडिया की रिक्वायरमेंट भी थी। इंडिया ने ना हाँ किया ना किया। ठीक है, वहीं पे या तो हम रशिया से, अभी जैसे कल के जो वीडियो में अगर आपने समझा होगा तो देखा होगा कि भाई हमने 4th जनरेशन जो एडवांस्ड वाले जो एयरक्राफ्ट थे फ्रांस उनको उनकी क्वांटिटी को कम करके और हम 5th जनरेशन के 2 स्क्वाड्रन बनाने के लिए राजी हुए। तो वो हम या तो हम रशिया से लेंगे या तो हम लेंगे जो है कि यूएसए से। तो वो हमने अपने पत्ते वो करके रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं भाई हमारी रिक्वायरमेंट कितनी, कहाँ क्या कैसे है। शुल्क लगाने की घोषणा की। राष्ट्रपति ने इसके साथ ही रूसी कच्चे तेल और अन्य उपकरणों की खरीद पर एक अनिर्दिष्ट जुर्माना लगाने की घोषणा की। ट्रंप ने कहा यह निर्णय आंशिक रूप से ब्रिक्स की वजह से लिया गया है। ठीक है, अरे भैया तुम्हारे अगर तुम नहीं हो किसी चीज़ में तो तुमको दिक्कत हो रही है, तुम सबके लिए कर लो भैया, आप कर लो। और इसमें कुछ हद तक घाटे की भूमिका है, हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन ये हमारे साथ व्यापार के मामले में बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं हैं। ठीक है, ये इनको समस्या, भाई आपके हिसाब से हम डील कर लें तो बात सब सही हो जाए, कर लेंगे, लेकिन फ़ायदा हमारा भी निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो और दूसरा अब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ अटैक पर क्या है भारत सरकार की रणनीति, एक बात पर जोर दिया गया है। सरकार ने सूत्रों से कहा कि भारत इसका जवाब नहीं देगा, मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब है। हम जो भी करेंगे बातचीत के मेज पर करेंगे, निगोशिएशन टेबल पर बात करेंगे, जो भी होगा। अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने का ऐलान किया। भैया कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम टेबल पर जब बात हो रही होगी तब हम बात करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25%, हम सोशल मीडिया पर जाकर कमेंट नहीं लिखेंगे, 25% टैरिफ लगाए जाने के फैसले के बाद ही भारत ने विपक्ष सरकार पर हमला किया। भाई यहाँ विपक्ष का तो काम है, वो कर सकता है और करना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस बीच सरकार ने इस मामले में निपटने के लिए रणनीति तैयार की है, जिससे बातचीत पर जोर दिया गया। बोला कि हम डिस्कशन करेंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, हम आप बोलेंगे नहीं, और मेज पर बातचीत के जरिए ही इसका हल निकालने की कोशिश किया जाएगा। इंडिया टुडे की सरकार के सूत्रों की जानकारी दी है। सरकार के सूत्र ने कहा भारत इसका जवाब नहीं देगा, चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब है, हम जो भी करेंगे बातचीत मेज पर करेंगे। अमेरिका ने बुधवार को भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट में ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई इकोनॉमी भी करार दे दिया, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर हावी हो गया। भैया तुम डिसाइड करने वाले कौन होते हो कि हमारी इकोनॉमी मरी हुई है। भारत ने साफ किया है कि राष्ट्रीय हितों के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को संसद में कहा कि सरकार इन टैरिफ के प्रभावों की जांच कर रही है और टैरिफ पर किसानों, निर्यातकों और एमएसएमई और उद्योगों निकायों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है। उन्होंने कहा सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योगों के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन के सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उनके आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार हालिया घटनाक्रम के निहितार्थों के जांच कर रही है। गोयल की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत की कृषि और डेयरी क्षेत्रों पर अमेरिका को शुल्क में रियायत देने के अपने रुख को कड़ा कर दिया है, जो भारत के साथ व्यापार वार्ता में अमेरिका की एक प्रमुख मांग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को 1 अगस्त में भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। साथ ही रूसी कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों खरीद के चलते जुर्माना भी लगाया। यह आश्चर्यजनक घोषणा ऐसे समय में हुई है जब प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर छठे दौर की वार्ता के लिए एक अमेरिकी व्यापार दल 25 अगस्त को भारत के दौरा कर रहा है। भारत ऑटो पार्ट्स, ध्यान देना इस बात पे, भारत ऑटो पार्ट्स के अलावा रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए अमेरिका से आयात शुल्क में रियायत की मांग कर रहा है। भाई कि आप हमें इन सब क्षेत्रों में
थोड़ा सा रिलैक्स करिए। दोनों देश मार्च में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 500 अरब डॉलर करने को पहुंचाने का दोनों ने वचनबद्ध हुए हैं। अब तक 5 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, अब 6th टाइम की डिस्कशन चल रहा है। इसी बीच में आपको एक बात और बता दूं कि भाई अमेरिका हर तरह से कोशिश कर रहा है कि अब जैसे पाकिस्तान बेसिस पे, जो अभी कहीं मैंने पढ़ा था उसके बेसिस पे भी बता रहा हूँ कि वहाँ पे इन्होंने बोला, ये बात भी कही, बोलने वाली बात तो खैर बोलने में तो बहुत माहिर है, उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान में ऐसा एक बेस बनाएंगे जहाँ पे क्रूड ऑयल का जो इतना बड़ा भंडारण करेंगे पाकिस्तान में, और उसको इस लेवल की टेक्नोलॉजी पे अमेरिका डेवलप करेगी और स्टोरेज करेगी कि इतना ज़बरदस्त बड़ा स्टोरेज होगा कि वहाँ से इंडिया तक को भी क्रूड मंगाने के लिए उस जगह पे ही जाना पड़ेगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई केवल इंडिया पाकिस्तान के उस क्षेत्र में जाके क्रूड ऑयल लेने की बात आए। ऐसा दुनिया में हमारा भी डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले 10 सालों में इन अंडमान निकोबार क्षेत्रों में क्रूड ऑयल निकलने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन तब तक के लिए जो हमारे हित हैं, तो ऐसा नहीं है, रशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, देन आपका जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, और आपसे भी हमें कोई बैर नहीं है, हम आपसे भी खरीदने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमें सही डील दीजिए। तो ये सब चीज़ें थी, और ये बात की भी धमकी और चीज़ें, मतलब ठीक है, नेगोशिएटिंग टेबल पे ये सब चीज़ें डिस्कशन होंगी, और लेकिन फ़ायदे का सौदा पे ही डिस्कशन किया जाएगा। ये सब एक चीज़ प्रेशर बनाने के कोशिश में है। अच्छा, इसी थोड़ा अर्थ जगत से छोड़ के और देश हित में एक बात भी, और एक न्यूज़ है, उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो अभी कह सकते हैं पहलगाम में जो हमारे पहलगाम में जो टूरिस्ट थे, हमारे जो कंट्री मैन थे, जो वहाँ पे उन पे अटैक हुआ था और निहत्थे लोगों पे, वहाँ पे जो काम जो इस तरह के कार्य को मतलब करके गए, जो कह सकते हैं टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में घुस के आके इस तरह की चीज़ें जो करके गए, उनको भी ट्रैक करने के लिए और चीज़ों को करने के लिए तब से ऑपरेशन महादेव चल रहा था इंडिया में, और बहुत सारे ट्रैकिंग को करते हुए और बहुत सारी टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज़ करते हुए उनका भी कल्याण कर दिया गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको कवर कर दूं। खानाबदोशों की सूचना के थर्मल ड्रोन से पुष्टि हुई, तंबू में आराम फरमा रहे थे पहलगाम के आतंकी, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, वो जो टेररिस्ट थे वो लोग, ठीक है, काम यूं ही उनको मतलब बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करने दिया, तो वहाँ पे जहाँ छुपे हुए थे उन सब चीज़ों को ट्रैक आउट करके उनका जो है गेम बजा दिया गया। तो पहलगाम हमले के आतंकी लंबे समय से छिपे थे। 17 दिनों में 2 बार चाइनीज़ उपकरणों से मिले सिग्नल से, जो कि मतलब एक होता है, मैंने भी यूज़ किया हुआ है अपना एयरफोर्स में, जो सैटेलाइट सिग्नल्स होते हैं, हालांकि मैंने इंडियन वर्जन यूज़ किया था, रशियन वर्जन यूज़ किया था, जो कह सकते हैं ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो फ़ोन करते हैं ना हम लोग, तो वो वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये चाइनीज़ उपकरण थे जिनके सिग्नल को पकड़ा गया, ठीक है, 2 बार पकड़ा गया 17 दिनों में, जो कि इन्होंने यूज़ किया हुआ इन टेररिस्ट ने। तो उससे लोकेशन का आइडिया लगा, सुरक्षा बलों को मदद मिली। इसके साथ ही खानाबदोशों के इनपुट, जो मतलब इधर उधर जो रहते हैं उस एरिया में, तो उनके थ्रू थोड़ा सा इनपुट मिला, उसके तहत जो है पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उनका काम तमाम करने में बड़ी मददगार साबित हुई। तो पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों का काम तमाम करने में सुरक्षा बलों को 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। ऐसा इस वजह से कि लश्कर-ए-तौबा के मुखौटा आतंकी संगठन द रेजिडेंट फोर्स, ठीक है, जो इन्हीं का एक जो है मतलब लेग है, द रेजिडेंट फोर्स के आतंकी लंबे वक्त तक छिपे रहने के लिए ट्रेंड किए गए थे। मतलब उनको ट्रेंड किया गया था कि तुमको ये हमला करना है, उसके बाद बचना कैसे है, उसके लिए बहुत लंबे समय तक इनको ट्रेनिंग दी गई थी, तभी ये इतने समय तक छुप भी पाए थे। छिपे रहने के लिए ट्रेंड किए गए थे। 22 अप्रैल को हमले वाले दिन से ही सुरक्षा बल इनकी तलाश में लगे थे, लेकिन 17 दिनों में 2 बार इनकी चाइनीज संचार उपकरणों से मिले सिग्नलों ने सुरक्षा बलों को इन तक पहुंचने में आसानी दे दी। आखिरकार सोमवार यानी 28 अप्रैल को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में श्रीनगर के पास जंगली इलाकों में इनका काम तमाम कर दिया गया। खानाबदोशों से मिली इनपुट में इन्हें जहन्नुम में भेजने में बहुत बड़ी मदद की, ठीक है। 17 दिनों में 2 बार सिग्नल और घिर गए आतंकी। शनिवार यानी 26 जुलाई को बीते 17 दिनों में सुरक्षा बलों ने इनकी संचार उपकरणों से दूसरी बार सिग्नल ट्रैक किया। इससे श्रीनगर के बाहरी इलाके के दाचीगाम जंगलों के मुलनार के मैदान में महादेव पीक के नज़दीक, ऐसे ही नहीं इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया था, कि नज़दीक लिडवायस
में उन्हें जाल बिछाने का मौका मिल गया। यह इलाका रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन आतंकियों के पास से जो भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए उनमें से चाइनीज कम्युनिकेशन डिवाइस बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिवार को दाचिगाम जंगलों में मिला सिग्नल। उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों ने इससे पहले 11 जुलाई को पहलगाम के उसी बैसरन घाटी इलाके में भी इस डिवाइस को ऑन किया था, वैसे ही मिल गया था, जहां इन्होंने 22 अप्रैल को 25 पर्यटकों और एक स्थानीय का कत्लेआम किया था। इसके बाद ही सुरक्षा बलों ने इनकी तलाश में दिन रात एक कर दिया और उनके बदलते लोकेशन को लगातार ट्रैक करने लगे। सुरक्षा बलों के दबाव की वजह से ही ये आतंकी लगातार अपने लोकेशन बदल रहे थे। शनिवार को इनके सैटेलाइट फोन का सिग्नल महादेव पीक इलाके में पकड़ा गया और इसके बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल फाइनल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसके बाद में ऑपरेशन महादेव के नाम से जाना गया। यह सिग्नल दाचिगाम जंगलों से मिला था, जहां से नज़दीकी रिहायशी इलाका करीब 30 किलोमीटर दूर चकदारा में है, मतलब 30 किलोमीटर से एरिया दूर ये में थे। थर्मल ड्रोन के द्वारा आतंकियों की पुष्टि हुई। अनंतनाग जिले में बैसरन घाटी में श्रीनगर के दाचिगाम जंगलों से सड़क माध्यम से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, मतलब अगर रोड वाइज जाएंगे तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस लगेगा, लेकिन वहीं पे जंगल के रास्ते से जो है 40-50 किलोमीटर की दूरी है जहाँ पे ये छुपे हुए थे, जिसके बीच में अरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ती है। इतने दिनों में ये आतंकी जंगल के रास्ते ही यहाँ तक पहुंचे थे। सूत्रों का कहना है कि जब इस बात का अंदाजा लगा कि इस इलाके में तीनों आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसकी पुष्टि के लिए हीट सिग्नेचर ड्रोन को इलाके के ऊपर मंडराया गया। हीट सिग्नेचर ड्रोन को थर्मल ड्रोन भी कहते हैं, जिससे इसे थर्मल कैमरे लगे होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन से किसी चीज़ की गर्मी से पता लगा सकते हैं कि यह चीज़ क्या हो सकती है। ऑपरेशन महादेव में खानाबदोशों ने मदद की, लेकिन सुरक्षा बलों और पुलिस के इस काम में सबसे ज़्यादा मदद साबित हुई है खानाबदोशों से मिली जानकारी, जिन्होंने वहाँ के चप्पे चप्पे की गतिविधियों से उन्हें रूबरू करवा दिया। यही खानाबदोशों ने कारगिल में पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भी पोल खोली थी। बहरहाल सूत्रों के अनुसार खानाबदोशों से मिली इनपुट के आधार पर इस इलाके की इस तरह से घेराबंदी की गई कि आतंकियों को भनक तक भी नहीं लग सकी। जानकारी के अनुसार लश्करी कमांडर सुलेमान हमजा अफगानी और जिब्रान सोमवार सुबह 11:30 बजे के करीब बेफिक्र होकर एक अस्थायी तंबू में आराम फरमा रहे थे। तभी उनका सामना सुरक्षा बलों से हो गया और मुठभेड़ के बाद आखिरकार उनका काम तमाम कर दिया गया। ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक थे और सुलेमान को लश्कर ने अपने आतंकी मुख्यालय मुरीद में ट्रेंड कर रखा था। तो मैंने जो आज थोड़ा कवर करना था वो थोड़ा कवर कर दिया। वीडियो को विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ओपन ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं चीज़ों को फाइनेंशियल फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर सजेस्ट करिए, सो दैट कि हमारा टारगेट पूरा हो। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।